हेलो हाय नमस्कार। मैं प्रियंका स्वागत करती हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल edu.पढ़ाई पर। तो व्यूवर्स, आज मैं हूँ आज फिर से आप सभी के बीच एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो सीटेट के लिए। जो एग्ज़ाम आपका सीटेट जुलाई में होने वाला है उसके लिए एक वीडियो होने वाली है बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि आज मैं हूँ कोहलबर्ग की नैतिक विकास की थ्योरी के साथ, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कोहलबर्ग्स थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। इसे हम इंग्लिश में, मैंने अभी आपको बताया कि हम इसे बोलते हैं थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट, कोहलबर्ग थ्योरी ऑफ मोरल डेवलपमेंट। अब इन्होंने ये जो थ्योरी दी है, इसके जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं वो है कि इन्होंने 3 लेवल्स दिए थे, यानी 3 स्तर बताए थे, और उन 3 हर एक स्तर में 2 स्टेजेस इन्होंने बताए थे, यानी कि 2 चरण थे। 3 लेवल्स और उनके 2 स्टेजेस, यानी कि टोटल 6 स्टेजेस इन्होंने बताए हैं। 3 स्तर और उनके 6 चरण इन्होंने बताए हैं अपने सिद्धांत में। तो इनकी जो थ्योरी है वो टोटली डिपेंड है एक स्टोरी पर। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है, हिंज की स्टोरी है, और हिंज के स्टोरी पर ही इनकी ये पूरी थ्योरी डिपेंड करती है। एक स्टोरी थी, इस स्टोरी को उन्होंने अलग अलग एज ग्रुप के बच्चों को सुनाया और फिर उनसे क्वेश्चन किया, और उस बच्चे जो आंसर किए, जो डिफरेंट डिफरेंट एज ग्रुप्स के बच्चे थे, उन्होंने जो आंसर किया उसके बेस पर ये थ्योरी उन्होंने बनाई थी। तो हमारे लिए ज़रूरी है कि हम पहले हिंज की स्टोरी समझें कि हिंज की स्टोरी क्या थी, फिर हम इनकी बात करेंगे कि उन्होंने इससे क्या कंक्लूजन निकाला इस स्टोरी से और क्या उन्होंने थ्योरी दी थी। तो चलिए अपनी स्टोरी स्टार्ट करते हैं हिंज की। तो एक पर्सन था जिसका नाम हिंज था, और वो मैरिड इंसान था, यानी कि उसकी शादी हो चुकी थी। फिर क्या होता है कि उसकी जो वाइफ होती है वो एक बार बहुत बीमार पड़ती है, उसे कोई ऐसी डिजीज़ हो जाती है जिसका इलाज उसके सिटी में पॉसिबल नहीं था। उसको उसको इलाज हो ही नहीं सकता था, ऐसी कोई दवा ही नहीं थी जो उसको दिला सके जिससे वो ठीक हो सके। बहुत कोशिश के बाद हिंज को पता लगता है कि एक सिटी में, शहर में, एक डॉक्टर ने, एक फार्मासिस्ट ने क्या किया था, एक ऐसी दवा बना ली थी। बहुत उस पर रिसर्च की थी और फिर वो दवा उसने बनाई थी, एक डॉक्टर ने। और वो दवा, वो सोचा था कि मैंने इतनी मेहनत से ये दवा बनाई है, तो वो अपनी दवा को 10 टाइम ज़्यादा पैसे पे बेचने के लिए तैयार था। यानी कि वो जो उसका एक्चुअल रेट था दवा का, उस प्राइस पर वो नहीं बेच रहा था, बल्कि उसके 10 गुना पैसे पर वो दवा बेचने को तैयार हुआ था। अब ये बात हिंज को पता चलती है कि हाँ, मेरे वाइफ को जिस दवा की ज़रूरत है वो दवा अब आ चुकी है मार्केट में, बट जो दवा जिसके पास है वो उसे नॉर्मल प्राइस पर नहीं दे रहा है, उसके 10 गुना ज़्यादा प्राइस पर दे रहा है। तो हिंज क्या करता है, वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करता था। उसने सोचा कि नहीं, मैं ये दवा लेकर ही आऊँगा, अपनी वाइफ को मैं बचाऊँगा। तो हिंज अपना पर्स निकालता है, पर्स में देखता है कि उसके पास पैसे तो बहुत थोड़े हैं, जितने उस दवा को चाहिए उतने तो है नहीं। तो वो सोचता है कि चलते एक बार डॉक्टर से बात करते हैं, उस क्लिनिक वाले से बात करते हैं और देखते हैं कि क्या पता वो कन्विंस हो जाए, वो मान जाए मुझे दवा देने के लिए। वो जाता है, बहुत रिक्वेस्ट करता है, बहुत कन्विंस करने की कोशिश करता है। वो बोलता है कि आप मुझे मेरे पास अभी जितने पैसे हैं आप उसे लेकर मुझे दवा दे दीजिए, इसके बाद मेरी वाइफ ठीक हो जाएगी। उसके बाद मैं जीवन पूरे अपने लाइफ टाइम मैं आपकी सेवा करूँगा, आपके नौकर बन के रहूँगा, आप जो कहोगे आपके घर के सारे कामकाज मैं करूँगा, बट मुझे दवाई की बहुत ज़रूरत है, मुझे दवा दे दीजिए। बट जो क्लिनिक वाला था उसने भी बहुत मेहनत से दवा बनाई थी, वो बिल्कुल भी तैयार नहीं था दवा को कम पैसों में देने के लिए। वो हिंज ने बहुत कोशिश की मनाने की उसको, बट वो नहीं माना, कम पैसों पे दवा देने के लिए वो राज़ी नहीं होता है। अब हिंज वापस निराश हो जाता है और सोचता है कि अब क्या करूँ। फिर वो सोचते सोचते एक कंक्लूजन निकालता है, वो बोलता है कि नहीं, ये दवा तो मैं लेकर ही रहूँगा, इसने प्यार से नहीं दिया तो क्या हो गया, अब तो मैं इस दवा को चोरी करके भी करना पड़े तो करूँगा चोरी, लेकिन अपनी वाइफ को मैं ज़रूर बचाऊँगा। ऐसा सोचकर हिंज क्या करता है कि वह रातों रात उस दवा की चोरी कर लेता है उसके क्लिनिक से, और लाकर वो मेडिसिन अपनी वाइफ को दे देता है, उसकी वाइफ बच जाती है। बट फिर क्या होता है कि पुलिस आती है और हिंज को अरेस्ट कर ले जाती है, क्योंकि उसने चोरी की थी। हिंज जेल में चला जाता है, पुलिस उसे पकड़ लेती है। तो ये थी हमारी हिंज की स्टोरी, जिस पर ये थ्योरी डिपेंड करती है मेनली। अब ये जो स्टोरी मैंने आप सभी को सुनाई, यही स्टोरी कोहलबर्ग ने अलग अलग तरह के बच्चों के ग्रुप्स में सुनाई। जैसे कुछ बच्चे थे जो 2 to 5 ईयर्स के थे, कुछ बच्चे थे जो 6 to 11 ईयर्स के थे, ऐसे ऐसे अलग अलग ग्रुप्स में बच्चे थे। उन सभी ग्रुप्स में 3 ग्रुप्स उन्होंने बनाए और उन बच्चों को ये स्टोरी सुनाए, और ये स्टोरी सुनाने के बाद उन्होंने जानने की कोशिश की कि बच्चे इस स्टोरी को
सुनकर अपने क्या रिस्पॉन्स देते हैं, बच्चों को क्या लगता है कि हिंज ने जो किया वो सही था, गलत था, या फिर बच्चे क्या सोचते हैं अपने इस एज ग्रुप पे, बच्चे इस कहानी से क्या समझ रहे हैं हिंज के बारे में कि हिंज ने जो किया वो सही था या गलत था, उसे ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था। ये टोटली बच्चों के रिस्पॉन्स पर है। तो अब देखिए, इन्होंने बताया प्राक रूढ़िगत नैतिकता फर्स्ट स्टेज, जो मैं बता रही हूँ, हिंज ने नहीं, सॉरी, कोहलबर्ग ने जो फर्स्ट स्टेज दिया था, लेवल दिया था, वो था प्राक रूढ़िगत नैतिकता का स्तर या फिर पूर्व परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्री कॉन्वेंशनल लेवल। ठीक है, ये है प्री कॉन्वेंशनल लेवल। अब इस स्तर पे इस स्तर को भी इन्होंने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया था। पर इस स्तर में बच्चे उन्होंने जो बच्चे से स्टोरी सुनाई, बच्चों ने जो आंसर किया, उस पर उन्होंने बताया कि ये स्तर जो होता है प्री कॉन्वेंशनल का, इसमें बच्चों का अपना कोई सही या गलत का कॉन्सेप्ट नहीं होता। बच्चे अपने अपने थिंकिंग नहीं रखते कि क्या सही है क्या गलत है। वो क्या करते हैं, उनकी जो मोरालिटी होती है, उनकी नैतिकता होती है, वो अदर्स लोगों के नियमों पर डिपेंड करती है। यानी बच्चों का अभी अपना कुछ भी नहीं है कि हाँ, बच्चे अपने से कुछ नहीं सोचेंगे कि हाँ वो हिंज ने सही किया या गलत किया। उनका जो भी डिसीजन होगा वो समाज के नियमों पर डिपेंड करता है कि जैसे समाज है, लोग हैं, लोगों ने क्या नियम बनाए हैं, चोरी करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए, वो टोटली उस पर बेस्ड उनके आंसर थे। तो बच्चों यहाँ पर इस स्टेज पर बच्चे जो रहेंगे वो क्या बताए, उन्होंने बोला, बच्चों ने बोला कि नहीं नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, ये तो ऐसा है नहीं, हमारी सोसाइटी में तो चोरी करने वालों को पनिशमेंट मिलता है, हमें तो बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। इस लेवल के बच्चे इस तरह के आंसर करेंगे। अब इस लेवल को इन्होंने 2 स्टेजों में बांटा था। फर्स्ट है कि दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता, यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। और सेकंड था साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, विनिमय में क्या बदली का भाव। तो अब ये फर्स्ट स्टेज की अगर हम बात करते हैं, तो दंड व आज्ञाकारिता उन्मुखता यानी कि पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। अब ये पनिशमेंट एंड ओबीडियंट ओरिएंटेशन क्या होता है, तो इसमें देखिए, इसमें बच्चे बात तो मान रहे हैं, बड़ों की बात मान रहे हैं, वो नियम के अनुसार चल रहे हैं, पर वो क्यों ऐसा चल रहा है, क्यों बच्चों बड़ों की बात मान रहे हैं वो, तो इनके अंदर इस स्टेज में पनिशमेंट का डर होता है कि अगर हमने नियम, जो बड़े लोगों ने जो नियम बनाए हैं, अगर उस नियम को हमने नहीं माना तो हमें दंड मिलेगा। बच्चे इसलिए बात मानते हैं। तो अब ये हिंज जो था, हिंज ने चोरी की थी, इस पर बच्चे अपने क्या रिप्लाई करेंगे, इस चीज़ पर बच्चे बोलेंगे कि नहीं नहीं, चोरी करने पर तो पुलिस पकड़ के ले जाती है, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, चोरी करेंगे तो हिंज को तो पुलिस ले ही जाएगी, चोरी नहीं करना था हिंज को। बच्चे यहाँ पर ये बोलेंगे कि चोरी करना गलत बात होती है, हिंज को चोरी नहीं करना चाहिए था। बच्चे इस स्टेज पर ये बोले। नेक्स्ट स्टेज है कि साधनात्मक सापेक्षवादी उन्मुखता, विनिमय या बदली का भाव। यानी यहाँ पर क्यों करते हैं बच्चे, क्या करते हैं, इस स्टेज पर ये होता है कि बच्चे अदला बदली का भावना रखते हैं, जैसे मैंने अगर तुम्हारी हेल्प की है तो तुम्हें भी मेरी हेल्प करनी होगी। बच्चे इसीलिए कुछ भी काम करते हैं, कुछ भी बात इसलिए मानते हैं क्योंकि अगर वो आपके लिए हेल्प कर रहे हैं तो आपको भी उनकी हेल्प करनी है। इसमें अदला बदली किए रहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प कर रहा हूँ, तुम मेरी हेल्प करो, इस टाइप की फीलिंग बच्चों के अंदर होती है। तो ये तुम मेरी पीठ को जाओ, मैं तुम्हारी खुद जाऊंगा, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत पॉपुलर स्टेटमेंट है कोहलबर्ग के थ्योरी का। ये समझने के लिए ये वाला स्टेटमेंट आपको याद रखना है कि यहाँ पर इस स्टेटमेंट में यही होता है, इस स्टेज पे, कि बच्चे कोई भी काम अदला बदली के भाव से ही करते हैं कि अगर उन्हें भी अपना कुछ फायदा होगा तो ही वो करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। तो ये था हमारा फर्स्ट लेवल। सेकंड लेवल पे है कि परंपरागत स्तर या रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉन्वेंशनल स्टेज। पहला था प्री कॉन्वेंशनल लेवल और दूसरा है कन्वेंशनल लेवल। तो अब कन्वेंशनल लेवल को भी यहाँ पर आप क्या देखेंगे कि यहाँ पर जो बच्चों की मोरालिटी होती है, नैतिकता होती है, वो टोटली डिपेंड करती है समाज पर कि बच्चे के समाज में क्या हो रहा है। बच्चे अपने थिंकिंग नहीं रखेंगे, बच्चे मोरालिटी, नैतिकता जो बच्चों के अंदर होती है वो अपने आसपास के समाज पर भी डिपेंड करता है कि उनका समाज कैसा है, जैसे उनके समाज में हो रहा होगा वैसे ही नैतिकता उनके अंदर भी आएगी। अब ये अगेन जो सेकंड लेवल था, इसको भी कोहलबर्ग ने डिवाइड किया हुआ है 2 डिफरेंट पार्ट्स में। फर्स्ट है अच्छा लड़का अच्छा लड़की उन्मुखता, यानी कि गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन। और सेकंड है सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, यानी रेस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। अब ये 2 स्टेजेस इन्होंने दी हुई है सेकंड लेवल पे। अब अगर हम बात करते हैं फर्स्ट स्टेज, यानी कि अगर आप पूरे थ्योरी में देखेंगे तो थर्ड स्टेज है अच्छा लड़की अच्छे लड़के उन्मुखता, गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन।
तो अब यहाँ पर बच्चों की क्या सोच है कि गंदे लोग चोरी करते हैं, दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे। अब यहाँ पर बच्चे के अंदर नैतिकता किस फीलिंग से आ रही है, क्योंकि उन्हें अच्छा बना रहना है। बच्चे इसलिए रूल्स को फॉलो करेंगे, इसलिए नियम को मानेंगे क्योंकि उन्हें अच्छा बने रहना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि उनके बैड वाली इमेज नहीं बनना चाहिए। बच्चा हमेशा अच्छा बना रहना चाहता है, इसलिए वो इस लेवल पर सारी बातों को मानेगा, नियम जो भी है उनको अपनाएगा। दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे, और इसलिए भी बच्चा यहाँ पर करेगा ताकि दूसरे लोग उसको रिजेक्ट ना कर दें। सोसाइटी के जो और लोग हैं उसको, बच्चे को रिजेक्ट ना कर दें। तो अब यहाँ के बच्चे क्या हिंज के बारे में अपने ओपिनियन देंगे कि नहीं नहीं, हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी, गंदे लोग चोरी करते हैं। यानी कि हिंज को चोरी नहीं करनी थी क्योंकि चोरी करना गंदी बात होती है, हिंज ने गंदा काम किया है। दूसरा है कि दूसरे लोग आपको निष्कासित कर देंगे, यानी कि उन्होंने वो क्या बोला बच्चे ने कि अब हिंज को समाज में नहीं रहने दिया, वहाँ के लोग उनको रिजेक्ट कर देंगे, तो हिंज को चोरी नहीं करनी चाहिए थी। ये हो गई हमारे थर्ड स्टेज की बात। फोर्थ है कि सामाजिक व्यवस्था के प्रति सम्मान, रेस्पेक्ट टू सोशल सिस्टम। यानी कि यहाँ पर बच्चों का ऐसा थिंकिंग होता है कि नहीं, जो सोसाइटी के रूल्स हैं उनको मानना ही मानना होता है, उनको रेस्पेक्ट देनी होती है। क्यों, अगर नहीं करेंगे तो ये अच्छी बात नहीं होती। हमें सोसाइटी के जो रूल्स हैं उनको रिस्पेक्ट करना ही चाहिए। जैसे कानून का पालन, अब जो रूल्स हैं, जो कानून है, उसको आपको मानना ही मानना है इस स्टेज पर। फिर कर्तव्य पूरा करना ही है। चोरी करना गलत है तो दवा चोरी नहीं करनी चाहिए थी। यानी कि यहाँ पर बच्चा एकदम नियम के सपोर्ट में रहेगा कि नहीं, अगर चोरी करना गलत बात होती है तो हिंज को चोरी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए थी। चोरी करना एकदम गलत है, चोरी हिंज को नहीं करनी चाहिए थी, भले उसकी वाइफ मर जाती। अब ये था बच्चों का इस लेवल पे, बच्चे जो फोर्थ स्टेज में थे उनका ये रिप्लाई था। अब हम नेक्स्ट देखते हैं अपना थर्ड जो हमारा लेवल है उसको हम अभी देखेंगे। तो अब देखिए ये जो थर्ड लेवल है, इन्होंने 2 लेवल्स मैंने बता दिया कि थर्ड लेवल है, और थर्ड लेवल का नाम इन्होंने दिया है उत्तर रूढ़िगत नैतिकता या फिर उत्तर परंपरागत स्तर। उत्तर परंपरागत स्तर, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। तो उत्तर परंपरागत स्तर, पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। अब इस स्टेज पर क्या होता है कि ये जो लेवल है इस पर नैतिकता, मोरालिटी जो होती है वो लोग खुद से डिसाइड करते हैं। अब उनके लिए क्या सही है क्या गलत है, लोग अब यहाँ पर खुद से स्टार्ट करते थे। जैसे पहले था कि सोसाइटी के नियम पर डिपेंड कर रहा था, सोसाइटी के रूल्स पर डिपेंड कर रहा था बच्चों का सोच। सेकंड पर था कि समाज पर डिपेंड कर रहा था। लेकिन अब इस थर्ड लेवल पे जो सबसे हायर लेवल ऑफ मोरालिटी कहा जाता है, सबसे मोरालिटी का सबसे हाई लेवल यहाँ पर होता है, यानी कि नैतिकता अब इसमें यहाँ पर बहुत ज़्यादा आ चुकी होती है, और लोग यहाँ पर खुद से डिसाइड करते हैं कि उन्हें क्या रूल्स मानने हैं क्या रूल्स नहीं मानने हैं। अब इस स्टेज को भी, इस लेवल को भी इन्होंने कोलबर्ग साहब ने बांटा 2 स्टेजेस में, और 2 स्टेजेस इसके कौन है, ये फिफ्थ एंड दिस वन इज सिक्स्थ स्टेज। तो फिफ्थ स्टेज में इन्होंने नाम दिया सामाजिक अनुबंधन अनुमुखता, यानी कि सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन। तो इस स्टेज में देखते हैं इन्होंने क्या बताया। इन्होंने बताया कि सामाजिक व्यवस्था और अपने अधिकारों में बैलेंस यहाँ पर करते हैं लोग। यानी कि हम यहाँ पर लोगों की थिंकिंग ऐसी हो जाती है कि हम सोसाइटी में रह रहे हैं, अगर हम समाज में अगर रह रहे हैं तो हमें समाज में जो नियम है उनको मानना ही चाहिए, नियम हम मानेंगे ही। लेकिन अगर कभी ऐसा होता है कि उस नियम से अपना नुकसान हो रहा हो या फिर हमारे अधिकार दब रहे हो, हमारे अधिकारों का हनन हो रहा हो, तो वहाँ पर हम उस नियम को नहीं मानेंगे, हम उस नियम को तोड़ देंगे। यहाँ पर लोग इस लेवल पर आगे होते हैं कि लोग सोसाइटी के रूल्स को मानने के लिए रेडी है कि हाँ हम मानेंगे, लेकिन अगर उस नियम को मानने से अपना कुछ नुकसान हो रहा है, अपने अधिकारों का हनन हो रहा है, आपके राइट्स छीन रहे हो, तो आप वहाँ पर उस नियम को आप तोड़ देंगे। यहाँ पर लोग इस लेवल पर आ जाते हैं। कानून व नियमों का लचीलापन, मतलब कि अगर सोसाइटी में कुछ नियम है तो उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, लचीलापन होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको मानना ही मानना है, उसमें अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम है उस नियम को मानने में तो वहाँ पर लचीलापन होना चाहिए। अगर नियम से नुकसान तो नियम तोड़ दो, यही वाला सिस्टम कि अगर उस नियम को अपनाने से मुझे कोई नुकसान पहुँच रहा है तो मैं उस नियम को तोड़ दूंगा, उस नियम को नहीं मानूंगा। तो ये था फिफ्थ स्टेज। सिक्स्थ स्टेज है कि सार्वभौमिक नीति परक उन्मुखता, यानी कि यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल ओरिएंटेशन। इसमें देखिए क्या है कि इसमें अब लोग स्वयं नियम बनाते हैं। अब अपने लोग इस लेवल पर पहुंच गए हैं कि वो अपना खुद से नियम बनाना स्टार्ट कर देते हैं। अब सोसाइटी के नियम कुछ नहीं, हम खुद नियम बनाएंगे कि हमारे लिए क्या सही गलत है, खुद सोचेंगे।
मैं भूखा रहूं दूसरा खा ले, यानी कि अब लोग सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर ओवरऑल पूरे संसार के बारे में सोचने लगते हैं। हाई लेवल ऑफ मोरालिटी आ गई है कि मैं भले ही भूखा रह जाऊं, लेकिन अगर सामने वाला इंसान भूखा दिख रहा है तो उसको मैं खाना दे दूंगा, मैं भूखा रह जाऊंगा। इस टाइप की नैतिकता लोगों के अंदर आ जाती है। फिर है कि अगर चोरी नहीं करता तो कहीं अधिक मूल्य चुकाता। अब बहुत लोग बताते हैं कि इस स्टेज पर लोग ऐसा सोचने लगते हैं कि अगर हिंज उस टाइम पर दवा की चोरी नहीं करता, दवा उसकी वाइफ को नहीं मिलती, तो उसकी वाइफ क्या होती है, एक्सपायर हो गई थी, डेड, उसकी डेथ हो गई होती, उसकी वाइफ की डेथ हो गई होती, वो मर गई होती। और क्या होता, जो हिंज था उसको अपने पूरे जीवन, पूरे लाइफ टाइम उसको अफसोस रह जाता, उससे कहीं ज़्यादा उसको मूल्य चुकाना पड़ता उसकी वाइफ की डेथ के बाद से। तो ये लेवल होता है हमारा इस स्टेज पे, ये सारी थिंकिंग हमारी होती है। अब इस तरह के कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो इंपॉर्टेंट टर्म्स है मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कड़ा। अब ये नैतिक तर्कड़ा, मोरल रीजनिंग होता क्या है, तो ये होता है कि जैसे डिसीजन लेने में शामिल, जो हम खुद खुद से अगर कोई डिसीजन लेने रहते हैं कि मैं ये करूं या ये करूं, क्या ठीक है। जैसे हिंज था, वो सोच रहा होगा कि मैं दवा की चोरी करूं ना करूं, कैसे मनाऊं, ये केमिस्ट को कैसे मना लूं, मुझे चोरी करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो खुद से यहाँ पर डिसीजन लेने में जो अपने आप से तर्क दे रहा होगा हिंज की, नहीं मैं अगर चोरी नहीं करूंगा तो मेरी वाइफ मर जाएगी, अगर मैं चोरी कर लूंगा तो मुझे पुलिस पकड़ ले जाएगी लेकिन मेरी वाइफ मर जाएगी। तो इस तरह की वो खुद से तर्क कर रहा होगा हिंदुस्तान पर, उसे हम बोलते हैं मोरल रीजनिंग, यानी कि नैतिक तर्कड़ा। अब है मोरल डायलेमा, जैसे कि हम बोलते हैं हिंदी में नैतिक दुविधा। अब ये नैतिक दुविधा क्या है, डिसीजन लेने में ना ले पाने की स्थिति, यानी कि डिसीजन, क्या डिसीजन सही है या गलत है, कौन सा डिसीजन मैं लूँ, ये वाला सही था, मुझे चोरी कर लेनी चाहिए, मुझे चोरी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की थिंकिंग बार बार आपके मन में आ रही होगी, ये दुविधा है, इसे ही हम बोलते हैं नैतिक दुविधा, इसे मोरल डायलेमा। अब है इस थ्योरी की कुछ आलोचना है, कुछ क्रिटिसिज्म है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा गया है कि इसके इनकी कोहलबर्ग की थ्योरी थी, इसकी आलोचना किसने की है, तो ये की है कैरोल गिलिगन ने। कैरोल गिलिगन ने कोहलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की है। अब वो आलोचना क्या है देखते हैं। फीमेल पक्ष गॉड, इन्होंने बोला कि संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज किया है। इन्होंने बोला, कैरोल गिलिगन ने बताया कि जो कोहलबर्ग है, इन्होंने संस्कृति कल्चर के डिफरेंस को इग्नोर कर दिया है, संस्कृति के अंतर को नज़रअंदाज कर दिया है। कैसे, जैसे उनका कहना है कि कोई संस्कृति ऐसा हो, कोई संस्कृति ऐसी होती होगी जहाँ पर लोगों को उसका हिंज का चोरी करना सही लगता हो। वहाँ के लोग, कुछ दूसरी संस्कृति के लोग ऐसा सोच सकते हैं कि नहीं, हिंज का चोरी करना बिल्कुल सही था, उसे चोरी कर लेना चाहिए था। तो इस पक्ष पर संस्कृति के अंतर को इन्होंने नज़रअंदाज किया, ऐसा इन्होंने बोला। नेक्स्ट इन्होंने बोला कि फीमेल पक्ष गॉड, नैतिकता का आधार पुरुषों की नैतिकता न्याय पर डिपेंड करती है और फीमेल की नैतिकता देखभाल पर। इन्होंने बोला कि इन्होंने अपने जो थ्योरी थी, जो इन्होंने थ्योरी की, उस पर फीमेल को नहीं लिया था, फीमेल के आइडियाज़ इन्होंने नहीं लिए थे, सिर्फ मेल्स को ही बेस मानकर इन्होंने अपनी थ्योरी बना दी थी। तो ये इनका मेन क्रिटिसिज्म है कि इसमें फीमेल्स को इन्होंने इग्नोर किया हुआ है। इन्होंने बोला कि जो इन्होंने कोहलबर्ग ने, जो मेल्स हैं, मेल्स के लिए तो न्याय को समझ लिया कि न्याय पर डिपेंड करती है उनकी नैतिकता, और फीमेल्स की नैतिकता देखभाल पर डिपेंड करती है, ऐसा इन्होंने बताया कोहलबर्ग साहब ने। तो ये इनके क्रिटिसिज्म थे इनकी थ्योरी के, आलोचना थे कुछ इनके थ्योरी के। तो ये थी हमारी आज की थ्योरी, कोहलबर्ग की थ्योरी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ आया, कुछ हेल्प मिली हो, तो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।